हेलो। 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 सर। हेलो। आप लोग को आवाज आ रही है हमारी? हेलो। हाँ सर, आ रही है। चल। आ रही है सर। ठीक 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 ठीक। हेलो। हम्म। हेलो। एक एक। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गुड का डिस्पैच। ये आपके असाइनमेंट में भी है और कोर्स में भी। ठीक है। गुड का घोषणा पत्र। गुड का घोषणा पत्र कब से जुड़ा हुआ? 1854 से। 1854 में जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो वुड महोदय को क्या दिया गया? भारत की शिक्षा पे विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस पर उन्होंने विचार किया और एक डिस्पैच बनाया। डिस्पैच में एक रिपोर्ट तैयार की जिसपे उन्होंने क्या किया? भारत की शिक्षा के बारे में बताया कि उसकी क्या स्थिति और उसमें क्या क्या करने की जरूरत है। देखिए, भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1833 हमने मैकाले पढ़ाया था आपको। ठीक है। और ये मैकाले के बाद का है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1833-1853 की अवधि में शिक्षा को अंग्रेजीकरण की अवधि भी कहा जाता है। इसमें अंग्रेजों के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के लिए सरकारी शिक्षा नीति को बनाया गया और इस नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए लोक शिक्षा समिति ने अंग्रेजों की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को नव निर्माण किया। 1853 में कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण के अवसर पर आया तो यह महसूस किया गया कि भारतीय शिक्षा में क्या है, अमूलचूल परिवर्तन किए जाने चाहिए। और ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति बनाई, सेलेक्ट ऑफ कमिटी ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स का गठन किया, जिसने आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया और उसको क्या कहा गया? गुड का घोषणा पत्र। कब प्रस्तुत किया? 1854 में। देखिए, इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा के पुनर्निरीक्षण, मतलब जो उस समय शिक्षा व्यवस्था चल रही थी भारत में, अलग अलग तरह की, जैसे मदरसे की शिक्षा, और कुछ मदरसे भी थे और कुछ बौद्ध धर्म के वो भी थे। और इसके अलावा जो है गुरुकुल व्यवस्था भी चल रही थी और अलग अलग हिंदुओं की पाठशालाएं भी थी जो चल रही थी, जो व्यवस्थित नहीं थी। तो उस आधार पर इन्होंने क्या किया? पुनर्निरीक्षण करने की सोची और शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु सुनिश्चित बहुआयामी दीर्घकालीन नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया। यह 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र। मतलब कितने अनुच्छेद थे इसमें? 100 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कितने हैं? कोई बताए?
हेलो। बताइए कोई, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कोई बताए? हेलो, चलिए मत बताइए। 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र था। इसमें भारतीय शिक्षा के सभी पक्षों पर विचार किया गया, मतलब क्या क्या कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्थाओं को नया मोड़ दिया जाए। इसलिए उन्होंने विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की। और इस घोषणा पत्र की मुख्य विशेषता थी घोषणा के उद्देश्य, फिर घोषणा पत्र का मूल्यांकन करना, इसके गुण दोष और घोषणा की सार्थकता के विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की जा सकती। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे। किस चीजों का अध्ययन करेंगे? इसकी घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं क्या थी, घोषणा के उद्देश्य क्या थे, घोषणा पत्र में मूल्यांकन क्या किया, उसका मूल्यांकन करेंगे, वो सही था गलत था क्या था, इसके अंदर गुण दोषों की घोषणा व सार्थकता की विस्तृत विवेचना करेंगे। अब आगे देखिए, गुड के घोषणा पत्र के उद्देश्य क्या थे। पहला उद्देश्य था भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक रूपता प्रदान करना। जो शिक्षा व्यवस्था थी, जैसे मदरसों की तो मुस्लिम शिक्षा देते थे, और उसके अलावा हिंदुओं के स्कूल थे वो संस्कृत की शिक्षा देते थे, अंग्रेजी नहीं छूते थे। और कुछ जो थे वो पारंपरिक ट्रेडिशनल, जैसे महाजनी, इन सब की शिक्षा देते थे। तो इन सब शिक्षाओं को खत्म करके एक शिक्षा का रूप देना, एक व्यवस्था करना, तो उसका गुट के घोषणा पत्र का मेन उद्देश्य था भारतीय शिक्षा को एक रूपता लाना। शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता देना, मतलब कितनी गवर्नमेंट एड दे जिससे भारत की शिक्षा को सुधारा जा सके। ठीक है, उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, अंग्रेज जिस व्यवस्था से शासन करते थे भारत पे, वो एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी। भारत में धीरे धीरे उसने शासन स्थापित कर लिया। तो वो कंपनी क्या थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विश्वसनीय और योग्य कर्मचारियों की तलाश करनी, क्योंकि वो कर्मचारी जो थे वो अपने देश से नहीं लेके आते, उनको भारत से ही कर्मचारी लेने थे। और वो कर्मचारी ऐसे हों जो अंग्रेजी के अच्छे जानकार हों, जो उनके शासन में क्या कर सके, सहयोग कर सके। क्योंकि उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो हिंदी भी जानता हो और साथ ही साथ इंग्लिश भी जानता हो, और उनके काम का हो, जो दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप को दूर कर सके। इनके बीच, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच। हेलो, शिक्षा व्यवस्था को, हेलो। हाँ बोलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या चाहती थी कि ऐसे कर्मचारी बनाए जा सके जो अंग्रेजी भी जानता हो और हिंदी भी जानता हो, जिससे कि आसानी से वो अपना शासन भारत में स्थापित कर सके और लोगों को भी समझ सके यहाँ के, और शासन को लंबा चला सके। तो इसलिए उन्होंने किसकी घोषणा की, गुट के घोषणा पत्र में शिक्षा को एक रूपता की। तो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना भी इसका मेन उद्देश्य था। संपूर्ण देश में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बैकवर्ड इलाका है, वहाँ भी स्कूल खोलना इस घोषणा पत्र का मेन मोटो था। संपूर्ण देश में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के साथ महिला शिक्षा, क्योंकि भारत में क्या था, महिला शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई थी, महिलाओं को कोई शिक्षित नहीं करना चाहता था, ना उनको स्कूल भेजना चाहता था। जी तो सर। उसके लिए भी उन्होंने काम करना शुरू किया। तो भारतीयों को भौतिक और नैतिक विकास करना। भौतिक क्या होता है, फिजिकल, जो दिखाई देता है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी पारंपरिक, वो इंसान को आत्मा, परमात्मा, इन सब चीजों पे ले जाती थी, जो कि भौतिक नहीं है। भौतिक क्या है, विकास होना, सड़क बन जाना, विज्ञान में आगे बढ़ जाना, गणित में आगे बढ़ जाना, ये भौतिक है, दिखाई देता है। तो वो भारतीयों को भौतिक शिक्षा देना चाहते थे। और नैतिक, नैतिक माने मनुष्यता सीखना। जैसे आज का समय है, कोविड का समय, और इसमें लोग जो है एक दूसरे की मदद करें, तो ये नैतिक शिक्षा है। तो इस चीज पे उन्होंने बल दिया, किस चीज पे, भौतिक और नैतिक। अब आइए, गुट के घोषणा पत्र में सुझाव और सिफारिशें क्या की गई, देखिए। शिक्षा का उत्तरदायित्व, गुट के घोषणा पत्र में आवश्यक शिक्षा को सरकार का दायित्व स्वीकार किया गया। ये पहली बात थी। अभी तक अंग्रेज क्या मानते थे, सिर्फ देश में शासन कर रहे थे और पैसा कमा रहे थे। उनका कोई भी मोटो नहीं था कि भारत के लोगों को क्या किया जाए, शिक्षित भी किया जाए। जब आप शासन कर रहे हैं कहीं पे, किसी भी देश पे, तो आपका पूरा उत्तरदायित्व है कि वहाँ के लोगों की शिक्षा पे भी ध्यान दें। तो कोई भी अन्य विषय हमारा ध्यान इतना अधिक आकर्षित नहीं कर सकता जितना शिक्षा। अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, अगर कोई समाज शिक्षित है, तो वहाँ शासन व्यवस्था भी सुनिश्चित रूप से चलती है। यह कथन पुनीत कर्तव्य है कि भारत के निवासियों को उन नैतिक व भौतिक समृद्धियों से युक्त करना, उपयोगी ज्ञान, सामान्य विस्तारण से फैलती है तथा जो भारत में इंग्लैंड के अपने संबंधों के कारण प्राप्त कर सकता है। उनका क्या कहना था, उनका ये मानना था कि भारतीयों को क्या किया जाए, इतना शिक्षित किया जाए कि वो लोग ब्रिटेन के साथ अच्छा संबंध बना सकें। ठीक है, जी सर। ब्रिटेन के यस लोगों के सर। साथ अच्छा संबंध बने हमारा। फिर शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, उन्होंने भारत के नागरिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ब्रिटिश घरानों के हित संवर्धन है। देखिए,
उनका वो तो शासन कर रहे थे, उनका मेन मोटो था भारत से पैसा कमाना। तो जब पैसा कब कमा पाते, जब उनको अच्छे कर्मचारी मिलते, योग्य कर्मचारी जो स्किल्ड हो। तो स्किल्ड वर्कर पाने के लिए भी वो शिक्षा को बढ़ाना चाहते थे भारत। तो शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए घोषणा पत्र में उन्होंने निम्नलिखित बातें कही। क्या? भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी बौद्धिक और चारित्रिक उन्नति करना, भारतीयों में यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन व साहित्य का प्रसार करना। अगर आप ध्यान से देखिए, विज्ञान के किसी भी सिद्धांत को, चाहे वो न्यूटन का हो, चाहे गैलीलियो का हो, किसी का भी हो, कहीं भी आपको बहुत कम एक आध भारतीय वैज्ञानिकों का नाम सुनाई देता है, 10-15 का। लेकिन ज्यादातर जो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के किसी भी चीज के जो भी सिद्धांत आए वो यूरोप से ही आए। तो इनका मेन उद्देश्य था यूरोपीय जो विज्ञान है और जो कला है या दर्शन है, साहित्य है, उसको भारतीयों को सिखाना, जिससे भारतीय दूर थे। भारतीय किस पे चल रहे थे? वेदों पे, पुराणों पे, और जो कि वास्तविकता से थोड़ा क्या था, दूर था। तो ये भारतीयों को क्या करना चाहते थे? वास्तविकता पे लाना चाहते थे। भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। भारतीयों की राजपदों के लिए मतलब जो शासन के पद थे, जैसे आईएएस पीसीएस आज होते हैं, तो वो उन आईएएस पीसीएस तैयार करने के लिए भारतीयों को शिक्षित करना। वो चाहते थे कि भारत में ही अफसर तैयार हों, लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी था? शिक्षित करना, उस स्तर का बनाना कि वो अफसर हो सके। भारतीयों को समृद्ध बनाना, ब्रिटिश कामगारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग बनाए रखना। मतलब उनका एक मोटो ये भी था, वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका वो क्या करते थे? तैयार माल भारत में बेचते थे और भारत से कच्चा माल ले जाते थे। तो वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो माल तैयार कर रहे हैं, उनकी कंपनियों में जो माल तैयार हो रहा है, उसको भारत में खपाया जा सके। और खपाया कब जा सकता है? किसी भी चीज की डिमांड आप तब पैदा कर सकते हैं जब लोगों के पास पैसा हो। ठीक है, आप जो है आप अपना सामान तब बेच सकते हैं जब लोगों की जेब में पैसा हो। आज क्या है? आज कोरोना में लोगों के पास पैसा नहीं है, और पैसा ना होने से बाजार आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अब बाजार, ठीक है। वुड के घोषणा पत्र में देखिए, वुड के घोषणा पत्र में भारतीयों के नैतिक भौतिक विकास के लिए आवश्यक शिक्षा को सरकार का दायित्व स्वीकार किया गया। ये सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेजों ने पहली बार ये स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया? कि जो इनको भारतीयों को शिक्षित करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। सिर्फ हम यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते, हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, और उसमें सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है लोगों को शिक्षित करना। कोई भी अन्य विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं कर सकता जितना कि शिक्षा। यह हमारा एक पुनीत कर्तव्य है कि भारत के निवासियों को उस नैतिक व भौतिक समृद्धि से युक्त करें जो उपयोगी ज्ञान के सामान्य विस्तार से फैलती है। मतलब अगर इंसान ज्ञान से युक्त है तो उससे क्या होगी? भौतिक समृद्धि होगी। ये तो सही बात है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो जीवन में ज्यादा तरक्की करते हैं, उनको जॉब मिल जाती है, वो कमाने लगते हैं। तो इनका भी, वुड का भी ये मानना था कि भारतीयों को अगर हम शिक्षित कर देंगे तो भौतिक रूप से क्या करेंगे? समृद्ध करेंगे, मतलब उनको पैसा कमाने लायक बना देंगे। तथा जो भारत में इंग्लैंड से अपने संबंधों के कारण प्राप्त कर सकता है, यानी इंग्लैंड भारत से संबंध बना सकता है। भारत के साथ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत क्या है? एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है कि भारत की ओर सबकी आंखें रहती हैं, चाहे वो भारत, इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो। भारत से प्रभावित इसलिए क्योंकि भारत बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो चाहते थे कि भारत के संबंध क्या हो? इंग्लैंड से अच्छे हों। ठीक है, तो अमंग द मैनी सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, नोन कैन बी stronger claim our attention than that of education. It is one of the most scared duties to the means of conference upon the general diffusion of useful knowledge, and which the India may be derived from the connection with England. ये उनके विचार थे, ये उन्होंने लिखा अपने घोषणा पत्र में। अभी आपने पढ़ा ना कि 100 अनुच्छेद का ये घोषणा पत्र, तो उस अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद है ये। उसके आगे था कि भारत में नागरिकों को व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा ब्रिटिश घरानों के हित संवर्धन दृष्टि हेतु शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा की। इस घोषणा पत्र में क्या कहा? उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक चारित्रिक उन्नति करना है और राजपदों के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। राजपद मतलब क्या? जो आईएएस पीसीएस हैं, उनको तैयार करने के लिए हमको भारतीयों को क्या करना पड़ेगा? शिक्षित करना पड़ेगा। भारत के जो आईएएस पीसीएस जो आज आप देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन थी। अंग्रेजों ने ही इस व्यवस्था को बनाया, तो आज जो है आपको अफसर दिखाई देते हैं भारत आईएएस पीसीएस। तो ये वुड के घोषणा पत्र से ही नींव पड़ी आईएएस पीसीएस। तो भारतीयों में समृद्ध बनाना, ब्रिटिश उत्पादकों व जनता के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करना। देखिए, कहा जाता है कि जिस देश के लोग जितना ज्यादा उपभोग करते हैं वो देश उतना समृद्ध है, यानी उतना पैसे वाला है। आज दुनिया का क्या मानक है? अमीर कैसे काउंट किए जाते हैं? कि जिस देश के लोग ज्यादा अमीर है या जिनका जीवन स्तर ऊंचा है,
उसको देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस देश में बिजली का सबसे ज्यादा खपत होती है, जिस देश के लोग बिजली की सबसे ज्यादा खपत करते हैं, वो सबसे ज्यादा अमीर। अब पूरे भारत में, भारत के जितना बिजली का हमारा उपयोग है, उसका कई गुना ज्यादा, मतलब 7-8 गुना ज्यादा अमेरिका के लोग यूज करते हैं, जबकि मात्र उनकी आबादी 32 करोड़ और हमारी आबादी 1 अरब 24 करोड़, मतलब इस समय 32 करोड़ के आसपास होगी, 1 अरब, और हम उनसे 8 गुना, मतलब 8वां हिस्सा बिजली का यूज करते हैं। तो वो हमसे कितने अमीर हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, आराम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिजली की खपत, पेट्रोल की खपत से हम जानते हैं कि कोई देश कितना अमीर है। ठीक है। यस सर, यस तो, सर। तो वो ये चाहते थे, क्या चाहते थे कि भारतीय जो है इतने समृद्ध हो जाएं कि ब्रिटिश उत्पादों का यूज करे। तो उत्पाद का यूज कब कर पाएगा आदमी, जब समृद्ध होगा, यानी उसकी जेब में जब पैसा होगा तब समृद्धि वो हो। परचेज करेगा। हाँ, जब पैसा होगा यस तब सर, परचेज करेगा। तो पैसा यस होना सर। ही जरूरी था। तो अंग्रेज क्या चाहते थे, अब उनको समझ में आने लगा था कि हम सिर्फ माल नहीं खपा सकते हैं, माल नहीं बेच सकते। अब किसी के पास पैसा ही नहीं भारतीयों के पास, तो खरीदेंगे क्यों। तो वो चाहते थे भारतीयों को इतना शिक्षित करो कि वो हर चीज हमारे उत्पादों को खरीद सके। ठीक है। तो वी हैव ऑलवेज लुक्ड अपॉन द encouragement of education, not only the produce of higher degree of intellectual fitness, but raise of moral character of those who is the partake of advantage, and so the supply you with the servant of whose profit may with the increasement of confidence commit officers of trust. This European knowledge will be teach to natives of India and marvelous result of employment of labor of and capital। मतलब अगर हम इनको एजुकेशन दें तो हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, लेबर बढ़ा सकते हैं, कैपिटल मतलब पूंजी भी बढ़ा सकते हैं भारत में। ठीक। जी आगे सर। देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य क्या हो, यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन व साहित्य और यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना हो। ऐसा नहीं है कि भारत बहुत समृद्ध है ज्ञान के मामले में। हमारे जितने भी विज्ञान के सिद्धांत हैं, हम लोग आज पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, वो कहीं ना कहीं यूरोपियंस की देन है। वो आए यूरोप से ही, हम तो सिर्फ अडॉप्ट करते हैं। हमारे 2-4 ऋषियों के अगर छोड़ दें तो बाकी सब सिद्धांत हमें यूरोप से ही मिले, चाहे वो अलजेब्रा का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, किसी भी चीज का हो, न्यूटन का सिद्धांत हो, गैलीलियो का सिद्धांत हो, ठीक है, आवर्त सारणी हो, पेरियोडिक टेबल, ये सब हमें फॉरेन से मिली, हमें भारतीयों ने नहीं जाती। तो वो चाहते थे कि ये जो विज्ञान है यूरोप का, उसका भारत में प्रसार हो। आगे देखिए, पाठ्यक्रम गुट के आदेश पत्र में भारतीय भाषाओं के साहित्य को ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया, करिकुलम को। वो ये मानते थे कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, हर चीज का व्यवस्थित स्वरूप होना चाहिए। हम पढ़ाने से पहले ये निश्चित कर दें कि इस उम्र के, इस क्लास के बच्चे को इतना आना ही चाहिए। पाठ्यक्रम क्या बताता है, हमको एक बाउंड्री देता है कि हम इस बाउंड्री के अंदर इस उम्र के बच्चे को या इस क्लास के बच्चे को इतना आएगा तो हम अपग्रेड करेंगे, अगली क्लास में भेजेंगे। तो पाठ्यक्रम हमको बाउंड्री देता है, उस बाउंड्री के अंदर ही हमें पढ़ाना होता है। ठीक है, परंतु पाश्चात्य साहित्य और विज्ञानों का अध्ययन करना ही भारतीयों के लिए उपयुक्त समझा जाए। ये मतलब उनका थोड़ा जोर था कि वो भारतीय शिक्षा को तुच्छ थोड़ा सा मानते थे। वो ये नहीं मानते थे कि भारत की शिक्षा समृद्ध है, इनका साहित्य बहुत समृद्ध है। वो अपने साहित्य को ज्यादा समृद्ध मानते थे। अब शिक्षा का माध्यम, तो शिक्षा का माध्यम उन्होंने दोनों भाषाओं को माना, अंग्रेजी और देसी भाषाओं। देसी भाषा में कौन कौन सी हो गए उस समय, हिंदी, पाली, संस्कृत, ठीक है, उर्दू, इन सभी को उन्होंने क्या माना, भाषा के रूप में स्वीकार किया कि शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से दी जाए, लेकिन अंग्रेजी महत्वपूर्ण है। मतलब किसी भी तरीके से अंग्रेजी उन लोगों को आनी ही चाहिए, एक भाषा उनको अंग्रेजी पढ़नी ही है। तो अंग्रेजी का माध्यम केवल उन व्यक्तियों के लिए होगा जो इस भाषा को समुचित ज्ञान रखते हो। अन्य देश, अन्य के लिए क्या हो, देसी भाषा में ही शिक्षा दी जाए, जो वो पढ़ते रहते हैं, उर्दू, संस्कृत, इन्हीं सब का दिया जाए। लेकिन जो लोग अंग्रेजी को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उन्हें अंग्रेजी में ज्ञान दिया जाए। देसी व अंग्रेजी भाषाओं का उपयोग पर विचार करते हुए गुट का घोषणा पत्र, गुट का जो डिस्पैच था, शिक्षा के माध्यम में क्या कि अंग्रेजी भाषा को वही पढ़ाया जाएगा जो उसकी मांग हो, परंतु अंग्रेजी का शिक्षण उस जिले की देसी भाषा के अध्ययन के साथ प्रस्तुत किया जाए। आज हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी आप देखेंगे तो इस चीज पे जोर दिया गया है कि माध्यम तो कुछ भी हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है उसी में शिक्षा दी जाए। क्यों? क्योंकि लोकल लैंग्वेज में क्या होता है, चीजों को समझना आसान होता है। जैसे अभी कहा गया ना नई शिक्षा नीति में कि आईआईटी की जो पढ़ाई है वो हिंदी में भी हो, जिससे कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी इंजीनियरिंग के कठिन सिद्धांतों को समझ सकें अपनी भाषा में। ठीक है, तो वही चीजें हैं।
इन्होंने भी कहा कि अंग्रेजी भाषा को उसी को पढ़ाया जाए जहां उसकी जरूरत है, मांग है, परंतु अंग्रेजी का शिक्षण किसके साथ दिया जाए? देसी भाषा के साथ। हम अंग्रेजी भाषा को, देसी भाषाओं को यूरोपियन ज्ञान के प्रसार के माध्यम के रूप में देखते हैं। वो एक चीज जानते थे, वो चालाक थे। क्या जानते थे? कि हम अगर अपना ज्ञान इनको थोपना चाहते हैं तो अपनी भाषा में नहीं थोप सकते, इन्हीं की भाषा में थोपेंगे। मतलब इनको इनकी भाषा में हमारा ज्ञान सीखो, जिससे ये जो है क्या हो, उसको और ब्रॉड रूप से जानने के लिए अंग्रेजी को सीखने का प्रयत्न करें। ठीक है, मतलब अंदर से इच्छा पैदा हो अंग्रेजी सीखने की और वो अंग्रेजी की तरफ बढ़े। और आज क्या है, हमारे अंदर, सभी के अंदर ये इच्छा होती है, हर घर का बच्चा या हर घर के लोग ये, हाँ, अंग्रेजी सीखे। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो क्यों चाहते हैं? यस सर। क्योंकि उनको लगता है कि जो साहित्य है या जो विषय है, जो जानकारी है, वो हमको अंग्रेजी से ही मिल सकती है, हिंदी में उतना ज्ञान अवेलेबल नहीं है। नहीं और ये नहीं सही बात भी है, ये सही बात भी है, क्योंकि हम हर इंग्लिश की किताब को या हर साइंस की इंग्लिश की जो विदेश से आ रही है स्टडी, उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी जितनी भी कोरोना पे रिसर्च हो रही है या जो भी विज्ञान की नई चीजें आ रही हैं कोरोना पे, वो सभी रिसर्च पेपर इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, हिंदी में नहीं होते। उनको हमको कन्वर्ट करने में काफी सारी भाषाई त्रुटि होंगी। तो जरूरी क्या है कि हम अंग्रेजी ही जाने, जिससे हम उसको मूल रूप में समझ सकें कि कहना क्या चाह रही है रिसर्च। ठीक है, तो ये जरूरी कब हो जाता है हमारे लिए इंग्लिश जानने के लिए। अब देखिए, शिक्षा विभाग की स्थापना। घोषणा पत्र में यह बताया गया कि प्रांतीय बोर्डों और शिक्षा समितियों, प्रोविंशियल बोर्ड्स एंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन को भंग करके भारत के 5 प्रांत में, उन्होंने 5 हिस्से में बांट दिया भारत को। पंजाब का प्रांत, बंगाल का, मद्रास का, बंबई का और उत्तर पश्चिमी प्रदेश। और ये 5 भागों में बांट के क्या किया जाए? शिक्षा का प्रसार किया जाए। में एक जो है, एक ऑफिस बनाया जाए, एक लोक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, पंजाब, बंगाल, मद्रास, बंबई और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके 5 ही 6 ऑफिस हैं। वो एक ऑफिस 5-6 प्रदेशों का क्या देखता है? बीएड देखता है। यानी बीएड की जो शिक्षा है या एमएड की जो शिक्षा है, उसको देखने का काम आज भी गुट के घोषणा पत्र के अनुसार ही हो रहा है। गुट के घोषणा पत्र में कहा गया था कि 5 क्षेत्रों में बांट दीजिए हिंदुस्तान को और 5 क्षेत्रों से पूरे इसको कंट्रोल करिए। एक ऑफिस, मेन ऑफिस कहाँ बनाइए? लोक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना करिए। और सर्वोच्च अधिक जन शिक्षा संचालय यानी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी बनाइए। उसे अपने कार्यों में सहायता के लिए उप शिक्षा संचालकों यानी विद्यालय निरीक्षक, जैसे आजकल बीएसए और एबीएसए होते हैं गांव में, तो वही चीज है ये, सेम टू सेम। आज उसी को हमने पालन किया, सेम टू सेम जो है भारतीयों ने क्या किया, उसी को लिया। और आज हमने बीएसए एबीएसए बनाए हैं जो शिक्षा को देखते हैं पर्याप्त संख्या में नियुक्त किए जाए, मतलब बीएसए और एबीएसए की नियुक्ति की जाए। विश्वविद्यालयों की स्थापना। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उच्च शिक्षा पे काम नहीं किया। इन्होंने कहा घोषणा पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता और बंबई, यदि आवश्यक हो तो मद्रास भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना अंग्रेजों की ही देन है। अंग्रेजों के समय ही कलकत्ता विश्वविद्यालय बना, कलकत्ता कॉलेज, जो कि बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ। मुंबई में भी जो मुंबई विश्वविद्यालय है, बंबई, वो भी अंग्रेजों की देन है। मद्रास का विश्वविद्यालय भी अंग्रेजों के समय में ही स्थापित किया। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श को मान के की गई, जो लंदन में है शिक्षा की व्यवस्था, वही भारत में की जाए। ठीक, अब आगे आइए। प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक कुलपति हो, चांसलर हो, जो आज भी है, उप कुलपति हो, वाइस चांसलर आज भी है, और अब सदस्य यानी फेलोअर्स होंगे। जैसे कार्य समिति होती है यूनिवर्सिटियों में, उस तरीके से उस जमाने में वुड ने ही ये घोषणा कर दी। आज तो हम सिर्फ उसका नकल कर रहे हैं, जो सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। एकदम सेम है, आज भी चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और राज्यपाल इनडायरेक्टली करता है, सरकार जिसको कहती है उसको चांसलर बनाता है। ठीक है, उसी तरीके से वाइस चांसलर और उसके बाद कार्य समिति के सदस्य, इन सबको मिलाकर सीनेट बनाई जाए। सीनेट शब्द जो है इंग्लैंड में बहुत यूज होता है, भारत में नहीं यूज होता। ठीक है, सीनेट मतलब होता है मंत्रिमंडल, एक तरीके से जैसे भारत में कैबिनेट होती है, वैसे ही वहां पे यूरोप में क्या यूज होता है, सीनेट शब्द यूज होता है। सीनेट बनाई जाए। और वो विश्वविद्यालय के लिए क्या बनाएगी? नियम। जैसे भारत में क्या है, कार्य समिति होती है, वो यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाती है। विश्वविद्यालय अपने से संबंधित कॉलेजों की छात्रों की परीक्षा लेगा और उपाधियां प्रदान करेगा। एकदम सेम आज भी होता है। आपका जो कॉलेज है वो किससे जुड़ा हुआ है? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और उसकी इम्तहान कौन लेता है? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। सेम तरीका है जो वुड ने पहले ही कह दिया था, आज से क्या साल पहले, 200-300 साल पहले। ठीक है,
तो विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, कानून की पढ़ाई हो, देसी भाषाओं की हो, संस्कृत की हो, अरबी की हो, फारसी की हो, शिक्षा का प्रबंध करने का उल्लेख किया गया। मतलब इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पढ़ाई किस किस चीज की कराएगा, इंजीनियरिंग की, लॉ की, देसी भाषाओं की, संस्कृत की, अरबी और फारसी की। उस समय इतने ज्यादा इसको उद्देश्य नहीं थे, इसके शिक्षा की इतनी सारी ब्रांचेस भी नहीं, ठीक है, जितनी आज हैं। अब क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना करना। घोषणा पत्र में यह कहा गया कि भारत में क्रमबद्ध शिक्षा हो, मतलब पहले सबसे पहले शिक्षा का जो स्तर शुरू हो देसी प्राथमिक विद्यालय से, फिर उसके बाद बच्चा पास होगा तो मिडिल स्कूल में जाएगा, मिडिल स्कूल मतलब 8 तक के स्कूल, 8 तक के बाद 9, 10 हाई स्कूल में जाएगा, फिर हाई स्कूल के बाद सीधे कॉलेज में, और कॉलेज से विश्वविद्यालय में। इसमें इंटर नहीं, देखिए इंटर कॉलेज, यही इंटर कॉलेज हो गया, ये कॉलेज मतलब इंटर कॉलेज, और विश्वविद्यालय, हाँ, और इस विश्वविद्यालय का मतलब ग्रेजुएशन, पीजी। तो इस योजना में स्पष्टीकरण करते हुए घोषणा पत्र में अंकित किया गया कि शिक्षा का ढांचा इस प्रकार का होगा, और आज भी यही ढांचा है, सेम टू सेम ढांचा हम यूज कर रहे हैं 200 साल 300 साल के बाद, ठीक है। जन शिक्षा का विस्तार। घोषणा पत्र में मैकाले के निष्पंदन सिद्धांत के विपरीत जन साधारण को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देखिए आपने पहले मैकाले का जब हमने पढ़ाया था क्लास में, तो कहा था कि मैकाले का जो सिद्धांत था वो छनाई सिद्धांत। उसने क्या किया था, शिक्षा को इतना फिल्टर किया, उसने कहा सबको शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, हम जो समृद्ध है, जो बहुत तेज है, उसको शिक्षा करे देंगे, और वो क्या करेगा, वो शिक्षा छन छन के नीचे तक जाएगी, मतलब जन साधारण तक पहुंचेगी। जन साधारण को शिक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वुड के घोषणा पत्र में थोड़ा सा सुधार हुआ, उन्होंने मैकाले की इस बात को नहीं माना कि निष्पंदन सिद्धांत जो छनाई सिद्धांत था मैकाले का, उसको इन्होंने एकदम डिनाई कर गए। इन्होंने क्या कहा कि हम जन साधारण तक शिक्षा को ले जाएंगे, मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि आम आदमी को शिक्षित करें। मैकाले इसके खिलाफ था, मैकाले नहीं चाहता था कि जन साधारण को शिक्षित किया जाए, वो चाहता था कि जन साधारण को शिक्षित करना उनका उत्तरदायित्व है, जिनको हम शिक्षित करेंगे। तो जन साधारण को व्यवहारिक व लाभदायक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। घोषणा पत्र में जन शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए कहा गया कि हमें अपना ध्यान महत्वपूर्ण और बहुत अधिक अपेक्षित प्रश्नों की ओर निर्देशित करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि शिक्षा प्राप्ति से वंचित व्यक्तियों के बड़े समुदाय को उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान कैसे दिया जा सके। हम चाहेंगे कि भविष्य में उस उद्देश्य के लिए सरकार प्रयास करे। किस चीज के लिए प्रयास करे सरकार, कि जो समुदाय वंचित है, जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह एक एक व्यक्ति को भारत के शिक्षित करे। इस उद्देश्य की सफलता प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए। घोषणा पत्र में सिफारिश की गई कि निर्धन किंतु योग्य छात्रों को, निर्धन किंतु योग्य, ठीक है, शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति दी जाए। मतलब स्कॉलरशिप हम किसको देंगे, जो योग्य है और निर्धन है, गरीब है, गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पा रहा, सरकार उसको पैसा देगी पढ़ने के लिए। अंग्रेजों ने दिया भी, बहुत लोगों को विदेश तक भेजा। भीमराव अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो भी किससे पढ़े थे, छात्रवृत्ति थे, ठीक है। पहले भारत के राजा ने छात्रवृत्ति दी, उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, और फिर अंग्रेजों ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, वो अमेरिका तक गए पढ़ने, रिसर्च करने, ठीक है। तो ये किसकी देन थी, वो बहुत गरीब थे, निर्धन परिवार से थे, लेकिन उनको शिक्षा किस वजह से मिली, क्योंकि वो योग्य थे, और योग्य होने की वजह से उनको छात्रवृत्ति दी गई, और छात्रवृत्ति की वजह से वो पढ़ पाए, ठीक। अब आगे सहायता व अनुदान प्रणाली। जन शिक्षा के कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना। मतलब जैसे आज भी है कि सरकार क्या करती है, प्राइवेट कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज है, जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, उनको क्या करती है, उनको पैसा प्रोवाइड कराती है। किस चीज से, आर्थिक सहायता देती है गवर्नमेंट समय समय पे, जैसे कॉलेज बनवा देना, कुछ बिल्डिंग बनवा देना, पुस्तकालय बनवा देना, प्रयोगशाला बनवा देना, अध्यापकों के वेतन इत्यादि के लिए। देखिएगा जो कॉलेज प्रबंधन के अंतर्गत भी है, वहां भी कुछ शिक्षकों का वेतन जो है सरकार देती है। तो ये सरकार आज भी करती है, और उस अंग्रेजों के जमाने में वुड ने भी ये कहा कि सरकार क्या करे, भवनों का निर्माण करा दे, भले ही वो निजी क्षेत्र के स्कूल हो, छात्रवृत्तियां दे, पुस्तकालयों की व्यवस्था करे, प्रयोगशाला की व्यवस्था करे, और अध्यापकों के वेतन में भी मदद करे। आदेश पत्र में कहा गया कि हमने भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है जो इस देश की अत्यधिक सफलता से संपादित किया जा सके। मतलब हम इस तरीके से पैसा बांटेंगे, ऐसा पैसा नहीं बांटेंगे कि लोग पैसे को खा जाए, वो नजर ना आए। हम उस प्रणाली का यूज करेंगे जो पैसे का यूज दिखाई दे। जैसे आज आप देखते हैं कि सरकार क्या करती है, सरकार योजनाओं पर पैसा तो दे रही है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग भी कर रही है, किस हद तक उस पैसे का सही यूज हो रहा है। सहायता अनुदान प्रणाली का उद्देश्य मिशनरियों को शिक्षा कार्य में प्रोत्साहित करना था।
क्योंकि उस समय व्यक्तिगत रूप से मिशन स्कूलों की बहुलता थी। बहुत सारे मिशन स्कूल थे। मिशन स्कूल क्या होते थे? जो क्रिश्चियन सोसाइटियां थी वो अपना पैसा लगा के बच्चों को शिक्षित करने का काम करती। तो मिशन के स्कूल अंग्रेजों के जमाने में खूब स्थापित किए गए। उनका 2 उद्देश्य थे। एक तो भारतीयों को शिक्षित करना और शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार करना, मतलब क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करना, लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलना। तो ये भी एक उनका उद्देश्य था, लेकिन एक अच्छा उद्देश्य भी था कि भारतीयों को शिक्षित तो वो कर ही रहे, भले ही अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे लेकिन शिक्षा को आगे बढ़ा रहे थे। तो सरकारी शिक्षा संस्थाओं को क्रमशः स्थानीय संस्थाओं के प्रबंध को सौंपने तथा उन्हें सरकारी अनुदान देने की अनुशंसा इस घोषणा पत्र में की गई। क्या कहा गया कि भारत में सहायता अनुदान प्रणाली को अत्यंत सफलतापूर्वक लागू किया गया तथा हमें विश्वास है कि राज्य से प्राप्त योगदान से अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों की सहायता मिलेगी, जिससे सरकारी व्यय में कुछ बढ़ोतरी से शिक्षा की तीव्र प्रगति हो सके। वो ये मानता था बोर्ड कि सरकार जब खर्चा उठाने लगेगी शिक्षा का तो सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, लेकिन हम इस बोझ को सहने को तैयार है, क्योंकि इससे क्या होगा, शिक्षा की तीव्र प्रगति होगी भारत। तो सहायता अनुदान प्रणाली को क्रमशः लागू होने के साथ साथ केवल सरकार द्वारा प्रचालित करने व सामान्य शिक्षा प्रणाली समाप्त हो जाएगी और अधिकांश वर्तमान सरकारी संस्थानों को विशेषकर उच्च शिक्षा स्तर के या तो बंद कर दी जाएंगी और या क्या किया जाएगा। देखिए ये आज कंप्लीट तो नहीं होगा, आधा होगा और आधा अगली क्लास में होगा। ठीक है, आपको यस सर। ये पीडीएफ तो मिल जाएगी, लेकिन कंप्लीट ये जो है 2 क्लास में होगा। बोर्ड का घोषणा पत्र बड़ा है। ठीक है, फिर अध्यापकों के प्रशिक्षण पे इन्होंने जोर दिया कि घोषणा पत्र द्वारा कंपनी के संचालकों ने यह इच्छा व्यक्त की कि इंग्लैंड के या भारत के प्रत्येक प्रांत में अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। मतलब आप प्रशिक्षित शिक्षक क्या है, सही से नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाना क्या है, कला के साथ साथ विज्ञान भी है। ये सिर्फ ज्ञान पर निर्भर नहीं है कि आप जो है बहुत ज्ञानी है तो आप पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना एक तकनीक है। ठीक है, पढ़ाना एक तकनीक है और इसीलिए इसका प्रशिक्षण होना आवश्यक है। तो यह इच्छा व्यक्त की गई कि प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्ति भी दी जाए, मतलब जिन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए उनको क्या दिया जाए, छात्रवृत्ति भी दिया जाए, जैसे आजकल आप लोगों को मिलती है। ठीक है, सरकार देती है। उत्तम वेतन दिया जाए शिक्षकों को। शिक्षा व्यवसाय को आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाए। फिर आई बात व्यवसायिक शिक्षा। ठीक है, तो घोषणा पत्र में व्यवसायिक शिक्षा की ओर संकेत करते हुए कहा गया कि ऐसे कॉलेजों या ऐसे स्कूलों का उपयोग किया निर्माण कराया जाए जिनसे व्यवसायिक शिक्षा देने की सुविधा मिल सके। व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के 2 उद्देश्य थे। इस शिक्षा को प्राप्त करके बेकार व्यक्तियों को कार्य में लग जाएंगे और सरकार का आभार मानेंगे। मतलब क्या होगा कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, अगर हम उनको शिक्षित करके रोजगार में ला सकेंगे तो वो अंग्रेजों के क्या होंगे, हितैषी हो जाएंगे और अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे। ये भी एक था। 2 तरीके हैं लोगों के विरोध को दबाने का। एक तो अगर उनको रोजगार दे दें, उनका आर्थिक स्तर बेहतर हो जाएगा तो वो अपनी आजादी की बात नहीं करेंगे और अंग्रेज सरकार लंबे समय तक भारत में शासन करती रहेगी। तो ये भी एक इनका उद्देश्य था। तो व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना करना, भारतीयों के हित को संभव होगा और सरकार को राज्यनिष्ठ कर्मचारी भी मिल पाएंगे। राज्यनिष्ठ मतलब जो सरकार के तरफ समर्पित होंगे, अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे। अगर टेक्निकल स्कूल खोलते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते हैं तो उससे फायदा क्या होगा कि लोगों को हमें ऐसे कर्मचारी मिल पाएंगे जो सरकार का विरोध नहीं करेंगे। अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड के घोषणा पत्र में क्या कहा गया, तो इस संबंध में ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित योजना को भारत में भी अपनाना सर्वोत्तम होगा। उन्होंने ये माना कि जो ब्रिटेन में व्यवस्था है अध्यापकों को शिक्षित करने की, वही यहाँ भी अपनाई जाए। इस योजना में मुख्यतः छात्र अध्यापकों का चयन किया जाए, उन्हें प्रशिक्षण भत्ता दिया जाए और उपयुक्त पाए जाने पर अगर वो पढ़ाने लायक हैं तो उनको नॉर्मल स्कूलों में भेजा जाए। आप भी देखेंगे आज गोरखपुर में भी एक नॉर्मल स्कूल है। वो कब का स्थापित किया हुआ, अंग्रेजों के समय का, डैट के पास। वो आज भी नॉर्मल स्कूल चलता है। तो प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रमाण पत्र देना शिक्षक को कि वो योग्य है, पढ़ाने लायक है। उसके साथ साथ बाद में स्कूल अध्यापन के रूप में नियुक्ति देना, उसको वेतन देना। ठीक है, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, प्रमाण पत्र दिया हमने, प्रमाण पत्र देने के बाद उसको हम स्कूल में नियुक्ति भी देंगे और नियुक्ति देने के बाद वेतन भी देंगे। तो यह व्यवस्था वुड के घोषणा पत्र में थी। वुड ने व्यवस्था की कि भारत में सरकारी कॉलेजों, स्कूलों, अनुदान प्रणाली के द्वारा सरकारी निरीक्षण में लाई गई सभी संस्थाओं को लागू की जानी चाहिए। फिर बात की गई स्त्री शिक्षा पे। तो घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा पे धन देने वाले व्यक्तियों की सराहना की गई। मतलब गवर्नमेंट इसके लिए भी तैयार थी कि जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, वो खुल के सामने आए
और स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाएं। एक तो लोगों की मेंटलिटी को चेंज करें, इस चीज के लिए तैयार करें कि महिलाओं को बाहर भेजें, शिक्षित करें, ठीक है, इस चीज पे जोर दें। साथ में वो पैसा दें, अनुदान दें, जिससे लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले जा सके जहां लड़कियां पढ़ सके। तो इस पे बात की वोट के घोषणा पत्र में। उन्होंने आदेश दिया कि उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करके उनको इस परम पुनीत कार्य के लिए प्रेरणा दी जा सकती है। यह भी कहा गया कि स्त्री शिक्षा के विद्यालयों की सहायता अनुदान दी जाए। मतलब जो स्त्री शिक्षा के विद्यालय किसी ने खोल रखे हैं प्राइवेट, जो मतलब किसी प्रबंधक के हाथ में है, तो ऐसे विद्यालय जो लोग चला रहे हैं उनको हम सरकार क्या करेगी, पैसे की मदद करेगी। स्त्री शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करते हुए के घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत में स्त्री शिक्षा के महत्व को कम करने नहीं आंका जा सकता। हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत में महिलाओं को स्कूलों में अनुदान दिए जा सकने वाले स्कूलों की सूची को सम्मिलित कर लिया जाए। मतलब ऐसे स्कूलों को हम शामिल करें लिस्ट में जिनको सरकार पैसा देगी, जिनमें महिला शिक्षा दी जाती हो। सरकार भारत में महिला शिक्षा को अपना स्पष्ट व हार्दिक समर्थन देती है। मतलब उसने घोषणा पत्र में यह घोषणा की कि भारत में महिला की शिक्षा पे अगर पैसा खर्च होगा तो सरकार उसको देने को तैयार। ठीक है, इसने कहा ना कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन इन इंडिया कैन नॉट बी ओवर द रेटेड। वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट स्कूल फॉर फीमेल आर इंक्लूडेड अमॉन्ग दोज टू विच ग्रांट्स इन एड। ठीक है, मतलब जो लोग पैसा देने को तैयार है उनको सरकार क्या करेगी, सहायता करेगी और पैसा भी प्रोवाइड करेगी, जो महिला शिक्षा दे रहे हैं। फिर प्राच्य साहित्य, प्राच्य माने पश्चिमी साहित्य, प्राच्य सॉरी पुराना साहित्य जो हमारा था, और देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया गया। प्राच्य मतलब जो वेद पुराण हमारे थे उनको भी इन्होंने स्थान दिया। घोषणा पत्र में अनुशंसा की गई कि प्राच्य साहित्य माने जो पुराना साहित्य हमारे वेद पुराण है, ग्रंथ हैं, उनको देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य यानी जो यूरोपियन साहित्य है, विज्ञान की पुस्तकें हैं, भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा। मतलब तमिल में, मलयालम में, बंगाली में, मराठी में, ठीक है, जो उस समय लोकल भाषाएं थी भारत में, उनमें अनुवाद किया जाएगा इंग्लिश के यूरोपीय साहित्य को। साथ ही देसी भाषाओं में पुस्तकों की रचना कराई जाएगी। उनके लेखकों को क्या दिया जाएगा, अच्छा पैसा भी दिया जाएगा, जो लोग ये काम करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे। फिर मुस्लिम शिक्षा की बात, तो आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि मुसलमानों की शिक्षा क्या है, बहुत पिछड़ी हुई है। उनकी जो शिक्षा थी मुसलमानों की पुराने समय में पूरी टोटली कुरान पे आधारित, तो कुरान के अलावा शिक्षा के आगे बढ़ते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनकी शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है, इनको विज्ञान और गणित पढ़ाने की जरूरत है। अतः उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि कंपनी के अधिकारियों को मुसलमानों की शिक्षा का विस्तार करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अब रोजगार की बात, घोषणा पत्र में इस बात पे भी बल दिया है कि अंग्रेजों की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाए। मतलब जो अंग्रेजी जानते हैं या अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आए, उन्हें नौकरी दी जाए, जिससे कि क्या हो, हमारी नीति प्रोत्साहित हो, लोग ये माने कि हम जो है सिर्फ बातें नहीं कर रहे, जो हमारे यहाँ से पढ़ रहा है उसको रोजगार भी उपलब्ध करा रहे। आज भी आप देखते हैं उन इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्यादा एडमिशन होते हैं जो ये गारंटी देते हैं कि साहब हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग करिए, हम आपको जॉब दिलाएंगे। तो वही हाल इनका भी था कि हमारी शिक्षा नीति जहाँ लागू है, या हमारे अंग्रेजों के जो स्कूल है वहां से जो पढ़ के निकलेगा हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। नियुक्ति करते समय उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी शिक्षा योग्यता अन्य व्यक्तियों से अधिक है। माने जो लोग योग्य हैं सिर्फ उसी को नौकरी मिलेगी। ठीक है, इस नीति को अपनाने से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, अपितु शिक्षा प्राप्त करके जनता में मानवीय गुणों का विकास होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जहाँ लोग बहुत ज्यादा शिक्षित होते हैं वहाँ क्राइम की जो है संभावना बहुत कम होती है। वहाँ लोगों का अगर विरोध करने का तरीका वो भी अलग होता है। अशिक्षित लोगों के विरोध करने का तरीका अलग होता है। वो लोग शीशा फोड़ते हैं, सड़क रोकते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनका विरोध करने का अलग तरीका होता है, चुपचाप बैठ जाते हैं धरने पे, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो शिक्षित लोगों का तरीका अलग है विरोध करने का, और अशिक्षित लोगों का अलग है। तो इन्होंने कहा क्या, लोगों को शिक्षित करिए, और शिक्षित करने से क्या फायदा होगा कि हम सभी को क्या कर पाएंगे, जॉब दिला पाएंगे, इस योग्य बना पाएंगे कि उनका उत्थान हो। अब वोट के घोषणा पत्र का मूल्यांकन करते हैं कि क्या इसमें अच्छाइयां थी, क्या खराबियां थी, क्योंकि किसी भी आदमी को परफेक्ट नहीं कहा था, नो बडी कैन परफेक्ट। तो इनके भी घोषणा पत्र में कमियां थी, गुण भी थे। तो वुड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के इतिहास में चिर स्मरणीय है, माने कहा जाता है ना मैना कार्टा है, यही आपके असाइनमेंट में भी है क्वेश्चन कि वुड का घोषणा पत्र भारत के लिए मैना कार्टा है। तो मैना कार्टा क्यों है कि वुड का घोषणा पत्र भारत के इतिहास में